Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am here with the third part of the animal physiology series, which is going on at bio.com. We have already published the two videos. The first part deals with the plasma, and the second part was all about RBC, that is erythrocytes, and its function as well as its structural features. So in third part, we will discuss the WBC or leukocytes. So do watch it and please like, share and subscribe my channel for more such videos. WBC or the white blood cell are also known as leukocytes, and as compared to the RBC or erythrocyte, they are only about 4,000 to 10,000 per cubic millimeter of blood. डॉक्टर के पास भी अगर जाते हैं तो हमें कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहला जो टेस्ट डॉक्टर हमें रेकमेंड करते हैं वो CBC रेकमेंड करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें हमें ये ल्यूकोसाइट का पूरा पता चल जाता है कि ल्यूकोसाइट हमारे अंदर कितना है, हमारे अंदर प्लेटलेट्स कितने हैं, और WBC में भी स्पेसिफिकली कौन कौन से WBC कितने अमाउंट में हैं, अगर वो इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़ हुए हैं तो वो एक कंडीशन अलग अलग अकॉर्डिंगली इंडिकेट करते हैं। तो अगर आपने कभी CBC का रिपोर्ट भी देखा होगा तो आपने उसमें ल्यूकोसाइट का पूरा लिस्ट देखा होगा, कौन कौन से ल्यूकोसाइट आपके बॉडी में कितना है और नॉर्मल रेंज कितना रहना चाहिए। तो अगर इसमें अक्यूरेंस की बात आती है या अबंडेंस की हमारे ब्लड में, तो ये होता है 4,000 टू 10,000। अब जैसा कि हमने देखा था RBC क्या था, वो विदाउट एनी सेल ऑर्गेनेल्स था और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योर RBC में। लेकिन अगर हम ल्यूकोसाइट की बात करें, दे ऑल आर न्यूक्लिएटेड, सबके न्यूक्लियस होते हैं, और इवन न्यूक्लियस में बहुत सारे हमें लोब्स भी देखने को मिलते हैं। ल्यूकोसाइट ऑन द अदर हैंड पोजेस ऑल द नॉर्मल सेलुलर मशीनरी। जनरली हमने देखा था कि RBC में किसी भी टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ल्यूकोसाइट में नॉर्मल मशीनरी सेल का जो जो ऑर्गेनेल्स परफॉर्म करते हैं वो एज इट इज़ हमें उसमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ल्यूकोसाइट्स को क्या बोला जाता है, दे आर द ओनली फंक्शनल सेल इन द ब्लड, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी है और सारे नॉर्मल सेल का जो प्रोसेस चलता है, जो मशीनरी चलती है, वो ल्यूकोसाइट भी परफॉर्म करते हैं। ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो हमारी बॉडी में सिर्फ ब्लड में ही देखने को हमें नहीं मिलते, अलग अलग टिश्यूज़ में भी हमें देखने को मिलते हैं। लाइक मैक्रोफेजेस आपने देखा होगा कि लिवर में हमें देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारे जगह पे हमको देखने को मिलते हैं। तो एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड में देखने को मिलते हैं, लेकिन ल्यूकोसाइट जो हैं दे आर नॉर्मली फाउंड एवरीवेयर इनसाइड द बॉडी। इसके अलावा जो ल्यूकोसाइट हैं वो ब्लड वेसल्स के बाहर भी मोबिलिटी करते हैं। ल्यूकोसाइट की जो एबिलिटी होती है ब्लड वेसल्स के बाहर मोबिलिटी शो करने की, यानी वो माइग्रेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये वाला जो फंक्शन है ल्यूकोसाइट्स का वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए बॉडी में। हम लोग जो वाइट ब्लड सेल होता है उसे आर्मी भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, आर्मी इन आवर बॉडी, बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय द पैथोजेंस इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, यानी जो भी फॉरेन पैथोजन से हमारी बॉडी में डिजीज़ होते हैं उसके अगेंस्ट में फंक्शन करने के लिए WBC ही एक्टिवेट होता है। और वो क्यों एक्टिवेट होता है, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो सकता है। इसीलिए द फर्स्ट सेल विच एक्टिवेट्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन इज WBC। इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल, सो बेसिकली स्ट्रक्चरल फीचर्स के अकॉर्डिंग उन्हें दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। ग्रैन्युलोसाइट्स एज पर दी अपीयरेंस, वो ग्रैन्यूल्स जैसे दिखते हैं, और जो ग्रैन्यूल्स नहीं दिखते हैं जिन WBC में उन्हें बोला गया है एग्रैन्युलोसाइट्स, यानी इफ़ दे पोजेस ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म दे आर नोन एज ग्रैन्युलोसाइट्स, एंड इफ दैट ग्रैन्यूल्स इज एब्सेंट दे आर नोन एज एग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं, मेजरली न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल। और एग्रैन्युलोसाइट में कौन कौन से आते हैं, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अगेन अलग अलग टाइप्स होते हैं, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल, NK सेल भी जिसे बोलते हैं। और एक होता है मोनोसाइट जो कि कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेजेस में आगे जाके।
एक बार और देखते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल। एक ग्रैन्युलोसाइट में कौन कौन से आते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा ग्रैन्युलोसाइट है, इसमें से कौन सा एक ग्रैन्युलोसाइट है। तो आपको कैसे याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर ए ग्रैन्युलोसाइट एंड रेस्ट ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल आर ग्रैन्युलोसाइट। यानी कि याद रखना है कि न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल का जो यहाँ पे अपीयरेंस ही दिख रहा है, सेल में ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे रफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट, ये पूरा क्लियर दिख रहा है साइटोप्लाज्म, यानी कि इसमें कोई भी किसी भी टाइप के ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे, रफनेस नहीं दिख रहा है, अपीयरेंस वाइज स्मूथ दिख रहा है, तो ये एक ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी न्यूट्रोफिल्स। मोस्ट अबंडेंट होता है WBC में, और ये किस में आता है, ग्रैन्युलोसाइट में आता है। अबाउट कितना होता है ये, टोटल ल्यूकोसाइट का 50 to 80% जो कॉम्पोजिशन होता है WBC का, उसमें 50 to 80% पार्ट किसका होता है, न्यूट्रोफिल का होता है। और इनका मेजर रोल किस में होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फेगोसाइटोसिस ऑफ द फॉरेन पैथोजन। यानी कि जैसे ही बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होता है, जैसे बैक्टीरिया एंटर हो गया या कोई फंजाई एंटर हो गई, तो उस टाइम पे कौन एक्टिवेट होता है, न्यूट्रोफिल। उनका रोल क्या होता है, फेगोसाइटोसिस, यानी वो जो भी फॉरेन पैथोजन एंटर हुआ है बॉडी में, उसको वो एनगल्फ करता है और किल करता है। न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो जैसे ही बोन मैरो में सिंथेसाइज हुए हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में कितनी देर तक रहते हैं, अबाउट 7 to 10 आवर्स रहते हैं। उसके बाद दे माइग्रेट टू दियर रिस्पेक्टिव टिश्यूज़, अलग अलग टिश्यूज़ में वो एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ कुछ ही दिन के लिए वो रहते हैं। उसके बाद वो अपना नया फिर सिंथेसाइज होता है न्यूट्रोफिल। अब कुछ कंडीशन होती है, जैसे बॉडी में कभी हमारे पैथोजन एंटर हो गए हैं, तो वहाँ पे किसका रोल आता है, वहाँ पे रोल आता है न्यूट्रोफिल का। तो अगर हमारे ब्लड काउंट में एलिवेटेड न्यूट्रोफिल है, यानी कि न्यूट्रोफिल का जो नंबर है वो नॉर्मल से थोड़ा सा एलिवेटेड है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफीलिया बोलते हैं। और न्यूट्रोफीलिया जनरली क्या इंडिकेट करता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। अब जैसे कहीं पे भी कुछ अगर क्राइम हो रहा है, तो वहाँ पे किसकी भीड़ लगेगी, वहाँ पे पुलिस की भीड़ लगेगी। लाइकवाइज हमारी बॉडी में भी अगर कोई किसी भी टाइप का फॉरेन पैथोजन का अटैक हुआ है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस एंटर हुआ है एक ह्यूमन बॉडी में, तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, उसको इंडिकेशन मिल जाएगा, तो वो अपना नंबर इंक्रीज कर लेगा, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रोफीलिया। यानी कि इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रोफिल विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रोफीलिया इंडिकेट्स अ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। क्योंकि ऑब्वियस है उसका रोल है फेगोसाइटोसिस में, तो वो सबसे पहले अपना नंबर बढ़ाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस को किल कर पाए। अपार्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन, these neutrophils are also increased when a fungus enter in our body। यानी कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के अलावा फंगल इन्फेक्शन में भी फेगोसाइटोसिस का रोल कौन परफॉर्म करता है, न्यूट्रोफिल परफॉर्म करता है। ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट एक्सप्लेन्स अबाउट दी मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब जो बोन मैरो में सिंथेसाइज हुआ है न्यूट्रोफिल, जैसे ही इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में आता है, वो इन्फेक्शियस एजेंट क्या क्या हो सकता है, यू कैन क्विकली रिकॉल, इट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी अ वायरस, इट कैन बी अ फंगस। जैसे ही एंटर हुआ है बोन मैरो में से, फंगस क्या होगा, मोबिलाइज होगा, यानी कि तुरंत माइग्रेट हो जाएगा कहाँ पे, उस टिश्यू साइड पे, और वहाँ पे वो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करेगा। जो भी बैक्टीरिया है या जो सेल इफेक्ट हो चुकी हैं उस पैथोजन से, या जो भी डेड एंड डेब्रिस बच गया है, उन सेल्स को क्या करेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा, क्लियर आउट करेगा। ये एक न्यूट्रोफिल है। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कितना, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, यानी बहुत सारे हमें लोब्स देखने को मिल रहे हैं न्यूट्रोफिल में। नाउ द नेक्स्ट ग्रैन्युलोसाइट दैट इज यूसिनोफिल्स। यूसिनोफिल्स जो होते हैं वो टोटल ल्यूकोसाइट का कितना होते हैं, अबाउट 1 to 4% ओनली। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, ये कैसा है, ये भी मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर है। अब जो यूसिनोफिल है वो भी किसके लिए जाना जाता है, वो भी फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है। बट द ओनली डिफरेंस इज कि इनका मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करता है ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू, लेकिन ये स्पेसिफिकली पैरासिटिक इन्फेक्शन में वर्क करता है।
यानी कि किसी टाइप का पैरासाइट जब हमारे बॉडी में एंटर होता है तब ये एक्टिवेट होता है और फेगोसाइटोसिस करता है। और ये किन का फेगोसाइटोसिस करता है? पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स बड़े होते हैं साइज में बैक्टीरिया और वायरस से, तो ये उन पैरासिटिक इन्फेक्शन में एक्टिवेट होता है। यानी अगर क्वेश्चन आए कि फेगोसाइटोसिस इनमें से कौन सा सेल करता है और अगर वहाँ पे पैरासाइट वर्ड आपको देखने को मिल रहा है तो आपको यूसिनोफिल टिक करना है, क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल काम नहीं करता है बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ द पैरासाइट्स। इट इज किल्ड बाई, और फेगोसाइटोसिस जो परफॉर्म होता है वो यूसिनोफिल परफॉर्म करता है। अब यूसिनोफिल या जो न्यूट्रोफिल है वो फेगोसाइटोसिस कैसे परफॉर्म करते हैं? वो बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं और जो भी फॉरेन पैथोजन है उसे किल करते हैं, फेगोसाइटोसिस वाला प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। इसीलिए जनरली जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी रहता है किसी चीज़ से, जैसे कि डस्ट से या किसी भी टाइप के एक प्लेस में जाके हमें बहुत ऐसे एलर्जिक फील होता है, तो उन पर्सन में भी क्या होता है, जनरली यूसिनोफिल जो होता है वो एलिवेटेड रहता है। एलिवेटेड यूसिनोफिल ये दिखाता है कि वो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक होते हैं, उनके में फ्रीक्वेंटली पैथोजन का अटैक होते रहता है और इसीलिए उनकी इम्यूनिटी भी जो रहती है वो थोड़ी सी वीक रहती है। अब इम्यूनिटी क्यों वीक रहती है? इम्यूनिटी इसलिए वीक होती है ज़रा सी, मतलब एलर्जिक रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं वो पर्सन के बॉडी में, क्योंकि यूसिनोफिल जो है वो कोई भी पैरासिटिक अगर पैथोजन आया है, पैरासाइट अगर बॉडी में एंटर हुआ है तो वो क्या करता है, वो उस पैथोजन के साथ में अटैचमेंट करता है और अपने जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स हैं उनसे, ग्रैनजाइम बोला जाता है इसको, वो ग्रैन्यूल्स से एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो वो जो एंजाइम रिलीज होता है वो स्पेसिफिकली काम किस पे करना चाहिए? पैरासाइट पे काम करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल सेल्स भी उससे इन्फ्लुएंस होती है, उससे अफेक्ट होती हैं, इसीलिए किसी ना किसी टाइप का वो एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर करती हैं। इसीलिए जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनमें यूसिनोफिल इंक्रीज्ड रहता है। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है, बहुत सारे जो मतलब लोग होते हैं उनको जनरली क्या होता है, अस्थमा होता है। तो अस्थमा भी क्या होता है, एक एलर्जिक रिस्पॉन्स उसमें जनरेट होता है। यानी कि यूसिनोफिल क्या करता है, अगर हाई लेवल होगा यूसिनोफिल उन पेशेंट्स में, अस्थमा के पेशेंट्स में, तो वो क्या करेगा, वो इन्फ्लेमेशन कराएगा और जो उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्या होता है, वो पूरा इन्फ्लुएंस्ड रहता है। यानी उनको स्नीजिंग, कोल्ड और ये अनईजी फील होता है उनको। तो ये किस लिए होता है, यूसिनोफिल क्या होता है, कॉन्स्टेंटली वो रिलीज करता है ग्रैनजाइम, यानी ग्रैन्यूल से एंजाइम रिलीज करता है, इस वजह से। So the next granulocyte is basophils, and the basophils are about less than 1% only। यानी सबसे कम कौन रहता है, बेसोफिल्स रहता है। आपने देखा भी होगा सीबीसी की रिपोर्ट में हमेशा 0 to 1 में वैल्यू इंडिकेट रहता है, तो जनरली ये 0 शो होता है। तो बेसोफिल का जो रोल है वो क्या है, सबसे पहले तो इसका एक चीज़ याद रखना है कि ये नॉन फेगोसाइटिक सेल है। यानी अगर क्वेश्चन आता है फेगोसाइटोसिस से रिलेटेड तो सिर्फ न्यूट्रोफिल ही परफॉर्म करता है और यूसिनोफिल ही परफॉर्म करता है। बेसोफिल आर नॉन फेगोसाइटिक सेल, बट द डिफरेंस इज कि जो यूसिनोफिल है वो पैरासिटिक इन्फेक्शंस के लिए होता है, यानी पैरासाइट्स के लिए एक्टिवेट होता है। वो जिन पैथोजेंस को या जिन फॉरेन इन्वेडर्स को किल नहीं कर पाता है न्यूट्रोफिल बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, तो वहाँ पे यूसिनोफिल का रोल आता है। अब बेसोफिल का फंक्शन कहाँ पे होता है, नॉन फेगोसाइटिक तो ये होता है, लेकिन जैसे कि यूसिनोफिल जो है उसका फंक्शन होता है कि टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, ग्रैनजाइम्स जिसे बोला जाता है, यानी ग्रैन्यूल्स से जो एंजाइम रिलीज हो रहा है, वैसे ही बेसोफिल भी काम करता है। लेकिन बेसोफिल ग्रैनजाइम्स के साथ ही साथ और भी चीज़ें रिलीज करता है, जैसे कि हिस्टामिन, हिपेरिन और भी अदर केमिकल्स सिक्रीट आउट करता है in response to the allergic reaction caused by the foreign invaders। और इसके अलावा आपको इसका क्या याद रखना है, ये कितना होता है, लेस देन 1% होता है, सिर्फ और सिर्फ 1% से भी कम। और इनका रोल भी किस में होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में इनका रोल भी एक्टिवेट हो जाता है बेसोफिल्स का। और जब भी कोई किसी टाइप का हमें एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन होता है बॉडी में, तो क्या होता है,
बेसोफिल का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है बिकॉज दीज सेल्स मूव आउट टू द साइट ऑफ द रिएक्शन. बेसोफिल लेवल इन द ब्लड डिक्रीजेस बिकॉज वो कहाँ माइग्रेट हो जाते हैं, वो जहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हुआ है उस साइट पे चले जाते हैं, इसीलिए ब्लड में ये डिटेक्ट नहीं होते हैं. नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स की. हमने ग्रैन्युलोसाइट्स देख लिए. अब ए ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन सा देख रहे हैं हम लोग, मोनोसाइट. तो मोनोसाइट कितने होते हैं, अबाउट 2 to 8% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट. और इनका रोल कहाँ पे होता है, फेगोसाइटिक डिफेंस में, यानी फेगोसाइटोसिस ये परफॉर्म करते हैं. अब जो ब्लड लेवल में हमारे मोनोसाइट का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है. कब इंक्रीज हो जाता है, जब भी हमें किसी भी टाइप का वायरल या पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है एंड इवन इन सम फॉर्म ऑफ कैंसर्स. इसके अलावा जो मोनोसाइट होते हैं वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग HIV यानी एड्स का जो इन्फेक्शन होता है, उसके अलावा रिमोटॉइड अर्थराइटिस, एंड अगर हम किसी टाइप का स्टीरॉइड्स ले रहे हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है, मोनोसाइट का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है. HIV इन्फेक्शन में एक MCQ भी आता है कि मोनोसाइट इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं. तो उस टाइम पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे, तभी तो वो इन्फेक्शन बढ़ता है, तभी तो एड्स होता है, क्योंकि मोनोसाइट क्या हो गए, कम हो गए हैं. तो फेगोसाइटोसिस का रोल कौन परफॉर्म करेगा. अब जो मोनोसाइट होते हैं, जो न्यूली मेड मोनोसाइट हैं ब्लड मैरो में, बोन मैरो में, तो वो क्या होते हैं, कुछ टाइम तक ही ब्लड में रहते हैं, उसके बाद वो टिश्यूज़ में माइग्रेट हो जाते हैं. उसके अकॉर्डिंगली हम नाम देते हैं. मैक्रोफेजेस अलग अलग जो रहते हैं टिश्यूज़ में, उसी के हिसाब से उसका हम नाम देते हैं. अब जो मोनोसाइट हैं वो क्या होते हैं, साइज़ में 5 to 10 टाइम्स, यानी 5 से 10 गुना ज़्यादा अगर वो साइज़ में बड़े हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्टिव हो गए, यानी पहले जो वो थे उससे ज़्यादा साइज़ में बड़े हो गए, तो उनका फंक्शन और भी ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा. तो उन्हें हम कहते हैं बिग ईटर्स या फिर मैक्रोफेजेस. यानी मोनोसाइट ये देखो कैसे छोटा सा है, उसके बाद जब 5 to 10 टाइम साइज़ में बड़ा हो गया है तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है मैक्रोफेजेस. और इसका प्रॉपर्टी कौन सा इंक्रीज हो गया, इसका फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो करने का कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाता है. उसके अलावा जो मैक्रोफेजेस एक जगह पे नहीं रहते, यानी कि सिर्फ एक ही टिश्यू में नहीं रहते, वो थ्रू आउट दी बॉडी माइग्रेट होते रहते हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, उन्हें वैंडरिंग मैक्रोफेजेस नाम देता है. वैंडरिंग क्यों, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते जा रहे हैं. और जो मैक्रोफेजेस एक ही जगह पे स्टक रहते हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर साइट पे रहते हैं, उन्हें कहा जाता है फिक्स्ड मैक्रोफेजेस. अब जो मैक्रोफेजेस हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि मैक्रोफेजेस क्या हैं, तो मैक्रोफेजेस आर मोनोसाइट्स ओनली, बट दे आर 5 to 10 टाइम्स बिगर देन दी साइज ऑफ द मोनोसाइट, एक्चुअल मोनोसाइट, और उनका जो कैपेसिटी है फेगोसाइटोसिस का वो भी इंक्रीज हो जाता है. तो जो मैक्रोफेजेस है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में. तो उसके अलावा कहाँ देखने को मिलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, या फिर लंग्स के एल्वियोलाई में, या फिर कुछ ब्लड वेसल्स में भी हमें देखने को मिलते हैं, लिवर के. और लिवर में जो मैक्रोफेजेस रिसाइड करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कफर सेल बोला जाता है वहाँ पे. अब इसके अलावा जो मैक्रोफेजेस हैं वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे माइग्रेट हो जाते हैं. मैक्रोफेजेस हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसके अलावा स्प्लीन और लिम्फ नोड में भी हमें देखने को मिलते हैं. उसके अलावा इनका जो रोल है वो वहाँ पे भी क्या होता है, फेगोसाइटोसिस का होता है, यानी जैसे ही फॉरेन इन्वेडर्स बॉडी में आते हैं वहाँ पे ये उनको अटैक करेगा. ए ग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स भी होते हैं. लिम्फोसाइट कितने होते हैं, 20 to 40% होते हैं. और 99% जो सेल्स होती हैं वो कहाँ होती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में देखने को मिलती है हमें. लिम्फोसाइट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 20 to 40% ऑफ ऑल द ल्यूकोसाइट इन द ब्लड, एंड approximately 99% of all the lymphocytes are found in the interstitial fluid. इसके अलावा टाइप्स की अगर बात करें तो लिम्फोसाइट कितने टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल. अब जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये बी और टी किस लिए नाम पड़ा है, बी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में ही फंक्शन अपना परफॉर्म करता है, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन सब कुछ उसका बोन मैरो में ही होता है, इसलिए बी लिम्फोसाइट. और टी लिम्फोसाइट जो होता है उसे
थाइमस में जाना पड़ता है फॉर फर्दर मैच्योरेशन। तो जो टी है वो थाइमस को इंडिकेट करता है। अब क्विकली रिवाइज करते हैं सेलुलर कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो जैसे कि हमने देखा था एरिथ्रोसाइट्स, उसके बाद ल्यूकोसाइट में कौन कौन से, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल, बेसोफिल, ये क्या थे, ये ग्रैन्युलोसाइट्स थे। और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये क्या थे, ये थे ए ग्रैन्युलोसाइट। उसके बाद ये इसका अबंडेंस लेवल है, कितना कितना होता है। उसके बाद में यहाँ पे एनाटॉमिकल फीचर्स दिए हैं कि वो अपीयरेंस वाइज कैसे होती है। जैसे एरिथ्रोसाइट मैंने बताया नो न्यूक्लियस, एरिथ्रोसाइट में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते और बाइकनकेव डिस्क होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, दोनों तरफ से टॉप और बॉटम से हॉलो, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड कर पाए। उसके अलावा न्यूट्रोफिल में हमने देखा था कि ये मल्टी लोब्ड होता है, और यूसिनोफिल बाई लोब्ड होता है, और बेसोफिल भी मल्टी लोब्ड होता है। और यहाँ पे अकॉर्डिंगली स्टेनिंग भी मेंशन्ड है, मोनोसाइट्स का भी दिया है फीचर एंड लिम्फोसाइट का भी। उसके अलावा जो मेजर चीज़ आपको याद रखनी है वो फंक्शन याद रखना है। एरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो ल्यूकोसाइट होता है वो पूरा ही हमें पता है इम्यून सिस्टम का मेजर पार्ट है, यानी हमारे इम्यूनिटी का बहुत ही मेजर पार्ट जो रोल प्ले करता है वो ल्यूकोसाइट्स प्ले करते हैं। यानी कि न्यूट्रोफिल जो है वो फेगोसाइटोसिस करता है, यूसिनोफिल पैरासाइट्स करता है, बेसोफिल क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शंस और केमिकल मीडिएटर, अभी जस्ट हमने पढ़ा हिस्टामिन, हिपेरिन रिलीज करता है। मोनोसाइट फेगोसाइटोसिस करता है, जो कि साइज में 5 to 10 टाइम्स लार्जर हो जाता है, जिसे हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, जो अलग अलग टिश्यू में माइग्रेट हो जाते हैं। लिम्फोसाइट हमने देखा बी सेल, टी सेल, उसके अलावा नेचुरल किलर सेल। तो ये एक शॉर्ट समरी था, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं आप, और सिर्फ इस टेबल को भी देखेंगे कि अबंडेंस आपको देखना है, थोड़ा सा एनाटॉमिकल फीचर याद रखना है, और प्राइमरी फंक्शन, इससे भी आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई फील मोटिवेटेड एंड इट गिव्स मी अ ग्रेट एनर्जी फॉर making so many videos for all you people. So thanks for watching and do like, share and subscribe my channel.